हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की प्लेसमेंट प्रिपरेशन की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है सॉर्टिंग एन एरे ऑफ 0, 1s एंड 2s विदाउट एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। मतलब कि हमें एक एरे गिवन है जिसमें सिर्फ 0, 1 और 2 वैल्यूज प्रेजेंट है। ये कितनी भी बार रिपीट हो सकती है या हो सकता है कि इनमें से एक से ज़्यादा नंबर्स ना आए एरे में, लेकिन सिर्फ 0, 1 और 2 से बना हुआ है ये एरे और हमें इसे सॉर्ट करना है, यानी सारे जीरोज एक साथ, फिर उसके बाद सारे 1s और उसके बाद सारे 2, लेकिन हमें कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज नहीं करना। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है क्योंकि ये एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है जिसका नाम एक दूसरे नाम से फेमस है। ये प्रॉब्लम जिसका नाम मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी और ज़रूर देखिएगा वो नाम, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आपको दूसरे नाम से पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रही हूँ। जिस भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेटीएम, ओला, ओयो, अडोबी, मेक माई ट्रिप, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सारी ऐसी कंपनीज में उनके प्लेसमेंट इंटरव्यू के राउंड्स में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें 0, 1s और 2s वैल्यूज हैं, यानी ये तीन इन्हीं वैल्यूज से बना हुआ है और ये 9 साइज का एरे है। तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास तीन ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं जो इस एरे में आ सकती हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि तीन वेरिएबल बना लो। C0, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं नाम दे रही हूँ C0, C1 और C2। C0 स्टोर करेगा कितने जीरोस प्रेजेंट हैं हमारे एरे में, C1 स्टोर करेगा कितने 1s प्रेजेंट हैं हमारे एरे में, और C2 स्टोर करेगा काउंट करने के बाद कि हमारे ओरिजिनल एरे में कितने 2s प्रेजेंट हैं। हम सपोज हमने इन तीनों वैल्यूज को काउंट कर लिया इस एरे में से। अब काउंट करेंगे हम कैसे? काउंट हम करेंगे एक लूप लगा के। लूप लगाना अलाउड है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम अलाउड नहीं है ना। तो हम सबसे पहले एक एक एलिमेंट को देखेंगे ओरिजिनल एरे के। अगर उसमें 0 आ रहा है तो C0, C1, C2 को हम ओरिजिनली 0 कर देंगे। जैसे ही हमने सबसे पहला एलिमेंट देखा, क्योंकि वो 0 है, हम C0 की वैल्यू को 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो गई वैल्यू 1। नेक्स्ट एलिमेंट हमने देखा, दोबारा से ये 0 है, तो हम C0 की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, बाकी दो वेरिएबल्स अनचेंज्ड रहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी वैल्यू आई 2, तो हम C2 को बाय 1, यानी हम काउंट कर रहे हैं कितनी बार 2 आ रहा है, तो एक बार हमारा 2 आया है, यहाँ पे हमने C2 की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया। फिर दोबारा से जब 2 आएगा हमने दोबारा से +1 करा C2 की करंट वैल्यू पे। ये थी इसकी करंट वैल्यू, इसमें हमने ऐड किया तो ये भी 2 हो गया। तो इसका मतलब अभी तक हमें 2 2 और 2 0 मिल गए हैं। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़े लूप में और नेक्स्ट एलिमेंट देखा ओरिजिनल एरे का, हमारे पास हमें 1 मिला, तो हमने C1 को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमारे पास जब 2 बार 0 आया तो एक एक बार हमने करंट वैल्यू में से ऐड करा। तो पहले 0 के लिए जो हमें 1 के बाद मिला है, हमारी वैल्यू हो जाएगी काउंट 0 की या C0 की 3। फिर दूसरे 0 के लिए भी हम +1 करेंगे करंट वैल्यू में, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 4। तो हमने 4 जीरोस देख लिए हैं अभी तक, यानी हमारे एरे में अभी तक 4 जीरोस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमारी वैल्यू एरे में आती है 2, तो C2 की जो करंट वैल्यू है उसमें 1 और बढ़ा दो, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3। और लास्ट हमारा एलिमेंट है एरे का 1, तो C1 में एक वैल्यू बढ़ा दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो बेसिकली हमारे एरे में 4 प्रेजेंट हैं 0, यानी 4 0 प्रेजेंट हैं, 2 हमारे पास 1s प्रेजेंट हैं और 3 हमारे पास 2 प्रेजेंट है। अब सबसे पहला काम आपने कर लिया। सबसे पहला काम करने के बाद आपको अब क्या करना है? अब आपको जितने भी 0, 1 और 2 आपने काउंट करे हैं उनको अरेंज करना है इस एरे में, क्योंकि हमें ओरिजिनल एरे की अब ज़रूरत नहीं है, हमारा काउंटिंग का काम हो गया है। तो हम इसी एरे को ओवरराइट करेंगे, यानी ऑर्डर में अब हम लिखेंगे 0, 1s और 2s, है ना। तो हमें पता है C0 = 4 है, इसका मतलब हमारे पास 4 जीरोस हैं ओरिजिनल एरे में, और क्योंकि 0, 1, 2 में से सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, तो सबसे पहले हमें एरे में 4 बार 0 लगाने हैं। अब 4 बार 0 का क्या मतलब है?
पहला जीरो आएगा 0th लोकेशन पे, फिर फर्स्ट लोकेशन पे, फिर सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे, फिर थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे। यानी अगर 4 जीरो हैं तो जीरोज की इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स विच इज 0 टू काउंट 0 माइनस 1। काउंट 0 हमारा क्या था? 4 माइनस 1 हमारा होता है 3। तो जीरोस कहाँ से कहाँ तक, कौन कौन से इंडेक्सेस पे शुरू स्टोर होंगे इस एरे में? 0, 1, 2 और 3, यानी 0 से लेके काउंट ऑफ 0 माइनस 1 तक। ठीक है, अब हमारे पास C1 की वैल्यू है 2, यानी हमें 2 बार 1 स्टोर करना है। पर हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सी लोकेशन पे से स्टार्ट करना है 1 स्टोर करना एरे में? ठीक है, हमें सिर्फ पता है 2 1s हैं, तो हमें ये भी पता है क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, तो जहां पे 0 खत्म हुआ उसकी इमीडिएट नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू से स्टोर करना शुरू करो 1s, है ना। और कहां तक 1s स्टोर करने हैं? जितने आपके पास ये टोटल C0 और C1 का सम है। देखिए, हमें स्टार्ट करना है, अगर हम इस एरे में देखें, हमें स्टार्ट करना है 4th इंडेक्स वैल्यू से, और क्योंकि हमारे पास 2 1s हैं तो हमें जाना है 5th इंडेक्स वैल्यू तक। लेकिन हम ये 4 और 5 कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो काउंट ऑफ 0 था, यानी C0 की वैल्यू थी, वो थी 4 की वजह से 0 से 3 इंडेक्स वैल्यू तक हमने 0 स्टोर कर लिए। तो पहला 1 कौन से इंडेक्स वैल्यू पे आएगा? C0 पे आएगा आपका पहला 1। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट 1 कहाँ पे जाएगा? जितने टोटल एलिमेंट्स हैं 0 और 1 को मिला के, देखो 0 4 थे, 1 2 है, तो 4 और 2 को मिला के हमारे पास कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? 6, है ना। तो 6 मतलब ये जो वैल्यू है, यानी C0 प्लस C1, इन दोनों का सम -1, वो लास्ट इंडेक्स होगा जहां पे हमें लास्ट वाला 1 स्टोर करना है सॉर्टेड एरे में। और ऐसा हमने क्यों किया? 4 + 2 क्यों किया? क्योंकि जो भी लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी जहां पे हमें 1 को स्टोर करना है, उससे पहले सारे 0 आ चुके होंगे। सारे 0 आ चुके होंगे मतलब C0 की जो वैल्यू है 4 जीरोस आ चुके होंगे, और C1 की जो वैल्यू है वो भी आ चुके होंगे, है ना। 5 जो इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे अगर हम 2 1 लिख दें तो 4 0 और 2 1 यहाँ तक आ चुके हैं, राइट। इसीलिए हमने C0 ऐड किया और C1 ऐड किया ताकि हमें पता लगे कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू तक इतने सारे नंबर्स स्टोर हम कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इंडेक्स में हमेशा 1 का गैप होता है, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने हैं 1, तो कौन से इंडेक्स तक आ जाएंगे? 1 एलिमेंट 0 इंडेक्स तक। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने हैं 5 किसी भी पाइथन एरे में, तो फिर कौन से इंडेक्स तक 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे? 0 से 4, राइट। तो यहाँ पे भी 1 को हमें स्टोर करना शुरू करना है काउंट ऑफ 0 की वैल्यू से, और कहां तक लेके जाना है? C0 प्लस C1 -1, यानी 0 हम फर्स्ट 1 स्टोर करेंगे इंडेक्स वैल्यू 4 पे, है ना। 4 हमारा C0 की वैल्यू है, और फिर इसको हम लेके जाएंगे 4 से हम लेके जाएंगे 4 + 2 -1, जो कि हो गया 4 से लेके 5 तक। तो इन 2 लोकेशंस पे हमने 1 स्टोर कर दिया। अब जब हमने 1 स्टोर कर दिए हैं और हमें पता चल गया है कि लास्ट पोजीशन जहां पे हमने 1 स्टोर करा है वो है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू जहां पे हमने 1 स्टोर करा है वो है C0 प्लस C1 -1, है ना। तो 2 कहाँ से स्टोर होना शुरू होंगे? C0 प्लस C1 से, क्योंकि हमें अब -1 नहीं करना, हमें C0 प्लस C1 6 दे रहा था, और 6th ही इंडेक्स से हमें 2 को स्टोर करना शुरू करना है। और कहाँ तक जाना है? रिमेनिंग सारे 2s ही होंगे, क्योंकि जीरोस हमने स्टोर कर लिए, सारे 1s हमने स्टोर कर लिए एरे में, और एंड तक हमें लेके जाना है, यानी जो भी लेंथ है एरे की -1, क्योंकि अगर इस एरे में 9 एलिमेंट्स थे
ये जो 6 गोइंग टिल l-1 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ। यानी 6th इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए आपको लेंथ ऑफ द एरे -1 इंडेक्स तक जाना है। लेंथ ऑफ द एरे है 9 और इंडेक्स वैल्यू, एक मिनट, 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो यहाँ पे ये इंडेक्स वैल्यू नहीं आएगी, राइट, क्योंकि हमारे पास 3 ही 2s हैं। तो हमारी इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी लेंथ -1 इक्वल टू 8, यानी 6 से लेके 8 तक हमें 2 स्टोर करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको तीनों काउंट करने हैं, और तीनों काउंट मतलब 0 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार, 2 कितनी बार, तीनों को एक डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करना है। फिर आपको ओरिजिनल एरे को ही ओवरराइट करना है ताकि कम से कम स्पेस यूज हो। हमें ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स नहीं चाहिए। 0 को आप कहाँ से कहाँ तक स्टोर करेंगे? आप 0 को स्टोर करेंगे 0th इंडेक्स से लेके काउंट ऑफ 0 -1 तक। 1 को आप कहाँ से कहाँ तक स्टोर करेंगे? काउंट ऑफ 0 से लेके काउंट ऑफ 0 प्लस काउंट ऑफ 1 -1 तक। और आप 2 को कहाँ से कहाँ तक स्टोर करेंगे? ये आ जाएगा आपका काउंट ऑफ 0 प्लस काउंट ऑफ 1 और वहाँ से लेके लेंथ -1 तक। तो आइए इसका पाइथन कोड देखते हैं। पाइथन कोड में सिंपली मैंने सबसे पहले डिफाइन करे हैं 3 वेरिएबल्स, काउंट 0, काउंट 1, काउंट 2। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप नाम अपनी चॉइस का कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए तीनों वेरिएबल्स के नाम दिए हैं और इनको 0 से इनिशियल वैल्यू असाइन करी है, राइट। अब ये क्योंकि पाइथन का फंक्शन मैंने क्रिएट करा है, इसमें मैंने ओरिजिनल एरे को पास किया है। अब काउंट करने के बाद, मतलब वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद हमें काउंट करना है कि कितनी बार 0 1 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप क्या कर रहा है? फॉर एलिमेंट इन एरे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि फॉर लूप 2 तरीके से लिखा जाता है। यूजिंग द रेंज फंक्शन, यानी रेंज फंक्शन को जब आप यूज़ करते हैं तो अलग तरीके से फॉर यूज़ होता है, फॉर वर्क करता है। और जब आप डायरेक्टली इन फंक्शन को यूज़ करते हैं बिना रेंज को यूज़ करे तो अलग तरीके से वर्क करता है। अब ये जो नोटेशन है फॉर एलिमेंट इन एरे, इसका मतलब है एरे के एक एक एलिमेंट को पिक करो और इस वेरिएबल एलिमेंट में डालो। पहली आइट्रेशन में एरे का पहला एलिमेंट इस वेरिएबल में आएगा, फिर दूसरी फॉर की आइट्रेशन में एरे का दूसरा एलिमेंट आएगा। और जब हम रेंज की बात करते हैं, जनरली हम इंडेक्स वैल्यू के साथ डील करते हैं एरे की, ठीक है। तो पहली आइट्रेशन में एलिमेंट जो वेरिएबल है उसमें एरे का पहला एलिमेंट आएगा। हम चेक करेंगे अगर वो एलिमेंट 0 है तो काउंट 0 को 1 से बढ़ा देंगे, अदरवाइज अगर वो एलिमेंट 1 है तो काउंट 1 को बढ़ाएंगे, और अगर ऊपर के दोनों में से कुछ नहीं है तो हम काउंट 2 की वैल्यू को बढ़ाएंगे। और ऐसा हम हर एक एलिमेंट के लिए करेंगे जो कि एरे में प्रेजेंट है, ताकि तीनों वैल्यूज 0 1 और 2 के काउंट हमारे पास सही से स्टोर हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें अब सारे तीनों नंबर्स को जितनी बार भी वो प्रेजेंट है एरे में कैसे स्टोर करना है। अब यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज़ होगा। रेंज फंक्शन 2 तरीके से यूज़ हो सकता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अगर रेंज में मैं सिर्फ एक वैल्यू लिख रही हूँ n, तो इसका मतलब है जो लूप का वेरिएबल है वो स्टार्ट होगा 0 से और लास्ट वैल्यू जो वो लेगा वो होगी n-1। और अगर रेंज फंक्शन में मैं 2 वैल्यूज देती हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग, सपोज x और y वैल्यू में देती हूँ, तो इस केस में लूप का जो वेरिएबल है उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी x और वो जाएगा y-1 तक, ठीक है। तो इस केस में पहला जो, अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में पहला जो लूप है इसमें मैंने लिखा है रेंज ऑफ काउंट ऑफ 0। तो इसका मतलब ये वाला इंडेक्स या ये वाला लूप 0 से लेके काउंट ऑफ 0 -1 तक चलेगा, है ना। उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है 0 से लेके काउंट ऑफ 0 -1 में, उस सारी लोकेशंस पे हम 0 स्टोर करेंगे। एक बार हमारे पास 0 सारे स्टोर हो गए, फिर हमें 1 को स्टोर करना शुरू करना है। इस केस में हमें कहाँ से शुरू करना है? कौन सी इंडेक्स वैल्यू से? जो कि काउंट 0 था। और हमें कहाँ तक जाना है? काउंट 0 प्लस काउंट 1
प्लस काउंट 1। अब यहाँ पे हमने -1 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रेंज फंक्शन का जो दूसरा पैरामीटर या दूसरी वैल्यू जो रेंज फंक्शन में हम पास करते हैं उस केस में -1 तक ऑटोमेटिकली एक कम वैल्यू ही रेंज फंक्शन लेता है। तो अगर आपने रेंज लिखी है 2,6 तो वैल्यूज होंगी 2, 3, 4 और 5 यानी 6 - 1 तक ही रेंज फंक्शन वैल्यूज असाइन करेगा इस लूप वाले वेरिएबल में आई में। ठीक है, अब हमने 1 असाइन कर दिया और हमारे पास जीरोज और वंस दोनों स्टोर हो गए। अब हम लास्ट वाले फॉर लूप पे आते हैं। इसमें हमें टूज को स्टोर करना शुरू करना है जो कि स्टार्ट होंगे काउंट 0 प्लस काउंट 1 वाले इंडेक्स वैल्यू से और जाएंगे लेंथ -1 पे विद द सेम लॉजिक। यहाँ पे हमने -1 नहीं लिखा है क्योंकि हमें पता है रेंज एक कम वैल्यू तक ही असाइन करेंगी वैल्यूज इस पर्टिकुलर वेरिएबल में और जितनी भी ये वैल्यूज आएंगी उसमें हम 2 असाइन कर देंगे। उसके बाद जब हम प्रिंट कराएंगे एरे को तो आपके पास कुछ ऐसा सॉर्टेड आउटपुट आएगा। सॉर्टेड आउटपुट में सारे जीरोज एक साथ हैं, उसके बाद ये आपका आउटपुट है जिसमें सारे जीरोज एक साथ हैं, उसके बाद सारे वंस हैं, सारे टूज हैं। राइट, आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर इसका नाम बताऊंगी बट वो भी थोड़ा सा और इंतज़ार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बाद। अब देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हमने कितना टाइम लगाया है पूरा एल्गोरिथम या पूरा काम परफॉर्म करने में। अब अगर हम पीछे फिर से एल्गोरिथम अपना देखें या जो कोड हमने लिखा है उसमें देखें, एक बार मैं ये इरेज कर देती हूँ सारी इंक ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये तीनों वेरिएबल्स सिंगल वेरिएबल्स हैं, इनको डायरेक्टली वैल्यूज असाइन हो रही है तो कांस्टेंट टाइम यहाँ पे लग रहा है जिसे हम ऑर्डर ऑफ 1 लिखते हैं। यहाँ पे लूप चल रहा है और लूप एरे पे चल रहा है, यानी एरे में अगर n एलिमेंट्स हैं तो ये पूरा काम n टाइम्स रिपीट होगा। तो अगर एक बार इस पूरे लूप को यानी इस पूरे इफ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है x, तो n एलिमेंट्स के लिए ये लूप जब चलेगा n टाइम्स तो टोटल टाइम लगेगा nx विच इज अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n। इसका क्या मतलब है कि n के बराबर n टाइम्स x काम हो रहा है जो कि ऑर्डर ऑफ n यानी n के टर्म्स में ही ये काम होगा। जितने एलिमेंट्स उतने टाइम्स, मतलब अगर 5 एलिमेंट्स हैं और x टाइम लेता है ये पूरा इफ स्टेटमेंट तो 5x टाइम्स काम होगा। तो x चाहे जो भी हो हमें ये पता है कि वो ऑर्डर ऑफ 5 में ही आएगा, ऑर्डर ऑफ n में ही आएगा। इसका मतलब n टाइम्स वो n का कोई ना कोई वेरिएंट होगा, n टाइम्स ये पूरा काम होगा। तो लूप जब भी हम लगाते हैं और वो पूरे एरे पे वर्क करता है तो हम ऑर्डर ऑफ n टाइम लेते हैं, जहाँ पे n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। यहाँ पे हमारे पास 9 एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n ऑर्डर ऑफ 9 हो जाएगा। राइट, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लूप में यहाँ पे आपका लूप चल रहा है काउंट की वैल्यू तक, काउंट 0 की वैल्यू तक। अब काउंट 0 की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है n अगर 0 ही आ रहे हैं सिर्फ आपके एरे में। ठीक है, तो अगर वर्स्ट केस हम देखें तो ऑर्डर ऑफ n ये भी n के ही टर्म्स में ये लूप चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि टोटल एलिमेंट्स ही n है। जीरोज कितने हो सकते हैं, या तो टोटल सारे ही जीरोज हैं, n जीरोज हैं, या उससे कम है। सिमिलरली जो 1 वाला लूप है वो ऑर्डर ऑफ n में ही चलेगा और सिमिलरली लास्ट वाला लूप भी ऑर्डर ऑफ n में ही चलेगा। जब सारा काम ऑर्डर ऑफ n में ही हो रहा है, अगेन हमारे पास कुछ ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। 4 बार ऑर्डर ऑफ n टर्म्स में हम जब टाइम करेंगे, टोटल टाइम लगाएंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ n ही आ जाता है। 4 टाइम्स ऑर्डर ऑफ n इज अगेन इन टर्म्स ऑफ n आएगा। तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n, यानी जितने एलिमेंट्स होंगे एटलीस्ट उतने ऑर्डर का टाइम लगेगा। उतने ऑर्डर का मतलब कि n times the constant amount that is required to do all the remaining task। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे होगी कांस्टेंट, क्योंकि हमने
कोई भी एक्स्ट्रा एरे नहीं लिया है। ऑल्दो हमने 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिए हैं, लेकिन हमने जो नया सॉर्टेड एरे बनाया है वो ओरिजिनल एरेज के एलिमेंट को रिप्लेस करके बनाया है। और हम 3 एलिमेंट्स की स्पेस को क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि देखो एरे में n एलिमेंट्स हैं और n की वैल्यू लार्ज भी हो सकती है, लेकिन 3 हमेशा हमारा फिक्स रहेगा, क्योंकि हमें 0, 1 और 2 स्टोर करना है, तो उसके लिए 3 वेरिएबल्स ही बनेंगे। तो ऑर्डर ऑफ 3 इज कंपैरेटिवली स्मॉलर दैन ऑर्डर ऑफ n, है ना। तो हम इसे कांस्टेंट ही मानते हैं इन टर्म्स ऑफ n। अगर हमने एक एरे बनाया होता जो n के टर्म्स में होता, शायद उसका साइज n/2 होता, n/4 होता, यानी n पे डिपेंड कर रहा होता हम कितना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, तो उस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n के टर्म्स में आती, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे फिक्स्ड एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रहा है जो कि है ऑर्डर ऑफ 1 विच इज कांस्टेंट। तो लास्ट में आपको वेट कराने के लिए माफ़ी, बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम को हम डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम भी कहते हैं। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डच नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, वाइट और ब्लू। और कई बार 0, 1 और 2 की जगह आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपके पास एक एरे है या आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 3 तरह की बॉल्स हैं या फिर 3 तरह के एलिमेंट्स हैं जो रेड है, वाइट है और ब्लू है। आपको सबसे पहले रेड एलिमेंट्स लगाने हैं, फिर सारे वाइट एलिमेंट्स लगाने हैं, फिर ब्लू एलिमेंट्स लगाने हैं, जो कि डच नेशनल फ्लैग का कलर्स, फ्लैग के कलर्स के ऑर्डर हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको सॉर्टिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम भी कहलाती है। इसे सेम तरीके से कलर्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है जैसे 0, 1, 2 के फॉर्म में पूछा गया है, और सिमिलरली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4, 5, 6 आपको गिवन है या 7, 8, 9 गिवन है। तो आपको घबराने की नीड नहीं है, आपके पास 3 ही वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज को काउंट करो, सेपरेटली स्टोर करो और फिर एरे में फिल करो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके इस वीडियो से थोड़ी भी लर्निंग एनहांस हुई हो, थोड़ी भी आपकी मदद हुई हो, कुछ भी आपको समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके और साथ में पढ़ के आप बेटर परफॉर्म कर सके। और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी प्रॉब्लम चाहते हैं कि हम सॉल्व करें। That's all for today's video. Thank you for watching. Next video tak mind your exam.